अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। सबसे पहले हमें एंजाइम्स का पता होना चाहिए। इसके इसके लिए हमारे ऑलरेडी एक दो लेक्चर अपलोडेड हैं एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन पे, एंजाइम्स की कंपोजिशन पे। आप वो देख लीजिएगा। ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि एंजाइम्स क्या हैं। दीज आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं। ये ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम एंजाइम कहते हैं। कुछ एंटीबॉडीज़ भी हैं जो एंजाइम के तौर पे काम करती हैं, उनको हम एब्जाइम्स कहते हैं। और कुछ आरएनए भी होते हैं जिनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। तो खैर, एंजाइम में जो ज़्यादा पोर्शन प्रोटीन का है उसको हम एपोप्रोटीन कहते हैं। वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके फिर मुख्तलिफ नाम हैं। कभी हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, कभी हम इसको कोएंजाइम कहते हैं, कभी हम उसको कोफैक्टर कहते हैं। तो ये सारा आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में, मतलब जो एंजाइम पे है, उस पे आप देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, ये देखना है कि एंजाइम्स को हम क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए या मेडिसिन के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं या एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें चल के डिस्कस करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हार्ट के डिसऑर्डर्स के लिए हम उनको चेक करते हैं। ब्लड में, सीरम के अंदर उनका लेवल हम देखते हैं। जिस एसजीपीटी है, इसको हम एएसटी भी कहते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। क्रिटिनिन फास्फोकाइनेज है, इसकी एक आइसोफॉर्म है एमबी। और इस तरह लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। ये जो एंजाइम्स हैं, जब भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम होगा उसमें ये रेज हो जाते हैं। अब आपको एक चीज़ और भी थोड़ा सा बता दूं कि जो आइसोजाइम्स होते हैं ये एंटीजेनिकली डिफरेंट होते हैं। फिजियोलॉजिकली इस फंक्शन के तौर पे वो सेम होते हैं। इसलिए जो सीपीके है, इसके तीन आइसोजाइम हैं। सी के एम एम भी कहते हैं, सी के बीबी भी कहते हैं और सी के एम बी भी कहते हैं। तो एम बी जो है ये हार्ट में ज़्यादा हो जाता है। इसमें एल टी एच के भी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स हैं। उसके में जो टेट्रा एच है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर। अब जो लीवर के लिए है, कोलिनेस्ट्रेज है, ये जो है कम हो जाता है। एएलटी लीवर में, एक्यूट हेपेटाइटिस में ज़्यादा हो जाता है। एएसटी भी ज़्यादा हो जाता है। अब देखें, एएसटी लीवर में भी ज़्यादा हो रहा है और हार्ट में भी। तो इसलिए इसके साथ हमें और टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे हमें पता चले कि सिर्फ लीवर में प्रॉब्लम है या हार्ट में भी है। इस तरह एलडीएच है और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज, ये हमारी बाइल डक्ट्स के अंदर होता है। जब भी कोई बिलरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उस वक्त इसका लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह जो हमारे मसल्स हैं उसके कभी कोई डिसऑर्डर हो जाए तो उसके लिए सी के एम एम और एल डी एच एम एम जो है ना, ये इसकी आइसोफॉर्म्स यूज होती हैं। अब आपने देखा सी पी के एम एम, और हार्ट के लिए है सी पी के एम बी। इस तरह मसल्स के लिए एल डी एच एम एम, और एल जो हार्ट है इसके लिए एल डी एच 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 यूज हो रहे हैं। किडनी के लिए कोलिन एस्ट्रेज हम यूज़ करते हैं। प्रोस्टेट के लिए एसिड फास्फेटेज, ये एक प्रोस्टेट कार्सिनोमा के लिए भी एक मार्कर है जिससे हमें पता चलता है कि प्रोस्टेट के अंदर कोई कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, बाकी और चीज़ें भी इसके लिए डेफिनेटली यूज़ होंगी। इस लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो सिर्फ एंजाइम्स हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के लिए एज अ डायग्नोस्टिक मार्कर या ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। इस तरह पेंक्रियाज के लिए एमाइलेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज, अगर सीरम में एमाइलेज का लेवल बढ़ जाए तो उसमें दो चीज़ें हम देखते हैं। या तो इसको पेरोटाइटिस है, मतलब सलेवरी ग्लैंड का इन्फेक्शन है, या उसको पेंक्रियाटाइटिस है। तो एमाइलेज इसके लिए, लाइपेज है, ये भी पेंक्रियाटाइटिस को शो करता है। जीजीटी जो है ये इसकी जो बिलियरी डक्ट जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसके इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन को शो करता है। इस तरह अल्कलाइन फास्फेटेज भी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यूज होता है और बोन्स के लिए भी यूज़ होता है। इस तरह जो बोन्स हैं इसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजाइम जो है अल्कलाइन फास्फेटेज यूज़ होता है, क्योंकि जो अल्कलाइन फास्फेटेज है जो हमारे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं बेसिकली। तो जब भी बोन्स के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से बोन सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे और बन ज़्यादा रहे होंगे, बन भी रहे होंगे, तो उसमें एएलपी का लेवल ज़्यादा हमें मिलेगा। इस तरह अगर पेरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो जिसको हम पेरोटाइटिस कहते हैं, उसके उसमें भी एमाइलेज बढ़ जाता है। तो कई चीज़ें हम क्लिनिकली भी देख रहे होते हैं कि क्या इसको मम्प्स तो नहीं है या मतलब स्वेलिंग तो नहीं है। और अगर एमाइलेज बढ़ा हुआ है और स्वेलिंग भी है तो डेफिनेटली उसको पेरोटाइटिस होगा। अगर
सलेवरी ग्लैंड में कोई ऐसी चीज़ आपको फील नहीं हो रही और फिर भी आपका एमआईएलएस बढ़ा हुआ है और पेट में दर्द है, तो पेंक्रेटाइटिस की तरफ हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक हो गया। ये मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है आर्गन वाइज। और याद रखें कि हम एक आर्गन की जो डिजीज़ है वो सिर्फ इंजाइम से नहीं हम करते, और बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम उसका चेक कर रहे होते हैं। फर्ज का लीवर क्या है, अल्ट्रासाउंड करना है, इसका ट्रॉप आई कर रहे होते हैं, मसल के लिए और बहुत से टेस्ट हम करते हैं। तो ये वो हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं। हो सकता है इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी आपकी नज़र में से गुजरें। नेक्स्ट है एंजाइम्स एज मेडिसिन। एंजाइम्स जो है ना, ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। जैसे फॉर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए लाइपेज, प्रोटीनेज और एमाइलेज वगैरह यूज़ होता है। कोagulation के लिए यूरोकाइनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज, एसके तो बहुत मशहूर है। क्लॉट की ब्रेकडाउन, ये जिसको मतलब एम आई हो जाता है या कोई क्लॉट का, जहाँ पे हमने ब्रेकेज करना हो बॉडी में, तो हम एस के स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम देते हैं। थ्रोम्बिन जो है ये क्लॉट फॉर्मेशन के लिए देते हैं। अगर कहीं पे ब्लीडिंग हो रही हो और वो रुक ना रही हो तो हम थ्रोम्बिन देते हैं। इसी तरह ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए हम कैलिक्रेन देते हैं। ये क्या करते हैं, इंपेयरमेंट ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू, हार्ट में या एक्सट्रीमिटीज़ में अगर ब्लड की सप्लाई हमें चाहिए तो हम ये चीज़ देते हैं। इस तरह ऑइंटमेंट के तौर पे हाइलोरेंडेज है। ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसको लूज़ कर देता है, हाइलोरोनिक एसिड की ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से जो डिफरेंट किस्म के ऑइंटमेंट्स हैं उनकी जो पेनिट्रेशन है वो आसान हो जाती है। इस तरह ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन जो है ये हमारे डिग्रेडेशन करते हैं नेक्रोटिक टिश्यू की, और वूंड्स को क्लीन करने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। इस तरह कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए एस एल एस्पार्जिनेज यूज़ होता है, जिसको जो कि लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा चिल्ड्रन के लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये एंजाइम यूज़ करते हैं। फिर वो डायग्नोस्टिक के लिए मैंने ये एंजाइम वाइज, उसमें हमने ऑर्गन वाइज देखा, तो इसमें मैंने एंजाइम वाइज आपके लिए ये कर बना दिया है। एमाइलेज जो है ये पेरोटाइटिस में, पेंक्रेटाइटिस में। लाइपेज जो है अक्यूट पेंक्रेटाइटिस में ज़्यादा होगा। कोलिन एस्ट्रेज जो है ये लीवर के अंदर कम हो जाता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ज़्यादा हो जाता है। एएलपी जो है हाइपर पैराथायराइडिज्म में, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में और रिकेट्स में जो है ना ज़्यादा हो जाता है। एएलटी या एसटीबीटी जिसको कहते हैं, ये अक्यूट हेपेटाइटिस में ज़्यादा हो जाता है। एसजीओटी या एएसटी जो है ये हेपेटाइटिस में और अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन में ज़्यादा हो जाए। सीपीके जो है ये एमआई में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में और मसल्स के जो डिसऑर्डर्स होंगे उनके अंदर ज़्यादा हो जाता है। एलडीएच का और सीपीके का आपने याद रखना है कि इसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स हैं जो डिफरेंट कंडीशन में रेज होंगी। ठीक है। तो एलडीएच जो है ये भी मसल के फंक्शंस को शो करता है। उसमें स्केलेटल मसल भी आ जाते हैं, स्मूथ मसल भी आ जाते हैं, इसमें कार्डिक मसल भी आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एमआई में ये रेज हो रहा है, लीवर डैमेज में रेज हो जाता है। जीजीटी जो है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज जो है ये हिपैटोबिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में रेज हो जाता है। तो इसके अलावा जो हमारा एसिड फास्फेटेज है ये प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में। ये एंजाइम्स की अहम चीज़ें हैं। इसको आप पढ़ें समझें, और अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।